हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा अध्ययन अब आधुनिक काल में काव्यखंड की नई काव्यधारा के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें हम द्वितीय उत्थान के अंतर्गत आने वाले कवियों को पढ़ रहे हैं। इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, अगर आप चाहें चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस पूरी पुस्तक के सभी वीडियोस आपको वहीं पर मिलेंगे। आप देख सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं और अपने अध्ययन को विस्तार दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के कवियों को। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लाला भगवान दीन और पंडित राम नरेश त्रिपाठी को, और आज हम पढ़ने वाले हैं पंडित रूप नारायण पांडे जी को। पांडे जी ने यद्यपि ब्रज भाषा में भी बहुत कुछ कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ही ये अधिक प्रसिद्ध हैं। पांडे जी ने ब्रज भाषा में भी कविता बहुत की है, परंतु ये अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ही अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत उपयुक्त विषय कविता के लिए चुने हैं और उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। इन्होंने जो विषय चुने हैं उनको सफलतापूर्वक अपनी कविता में प्रयोग किया है और उनमें अच्छी खासी रसात्मकता भी आई है। इनके विषय के चुनाव में ही भावुकता टपकती है, जैसे दलित कुसुम। इनके जो विषय हैं उनके चुनाव में ही भावुकता टपकती। इन्होंने विषय ही ऐसे चुने हैं जो भावुकता से पूर्ण हैं, जैसे दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। इनकी कविताओं का संग्रह पराग के नाम से प्रकाशित हो चुका है। पराग किसकी कविताओं का संग्रह है? तो पंडित रूप नारायण पांडे जी की कविताओं का संग्रह है पराग। और दलित कुमकुम, वन विहंगम, आश्वासन आदि इनकी कविताएं हैं। पांडे जी की वन विहंगम नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। इनकी वन विहंगम नाम की जो कविता है उसमें हृदय की विशालता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। दलित कुसुम की अन्योक्त भी बड़ी हृदयग्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली को इन्होंने बड़ी सुघड़ाई से ढाला है। इन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली को लिखा है और ये बड़ी सुघड़ता से इन्होंने लिखा है। और इस प्रकार की खड़ी बोली में उनकी बड़ी सफाई और सुघड़ाई रहती थी, अर्थात सुघड़ता से लिखा है, अर्थात बहुत साफ सुथरी तरह से इन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यहाँ स्थानाभाव से हम दो ही पद उद्धृत कर सकते हैं। यहाँ पर स्थान का अभाव होने के कारण यहाँ पर दो ही पद दिए गए हैं। आहा अधम आंधी आ गई तू कहाँ से, प्रलय बन घटा सी छा गई तू कहाँ से। पर दुख सुख तूने हा न देखा न भाला, कुसुम अधखिला ही हाय यों तोड़ डाला। बन बीच बसे थे फंसे थे ममत्व में, एक कपोत कपोती कहीं, दिन रात न एक को दूसरा छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वही। दो पद इनके यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हुए हैं। उसी पद की आगे की पंक्तियां, बढ़ने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रही, कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं। ये जानकारी थी पंडित रूप नारायण पांडे जी के संदर्भ में। अब आइए देखते हैं पंडित सत्यनारायण कविरत्न जी को। खड़ी बोली की खरखराहट जो अब तक बहुत कुछ बनी हुई थी के बीच वियोगी हरि के समान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कविरत्न, जिनका जन्म संवत 1936 और मृत्यु 1975 में हुई, भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। पंडित सत्यनारायण कविरत्न जिनका समय ये था, इन्होंने भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाई। ब्रज भाषा इन्होंने भी लिखी जो कि मधुर थी। किसके समान? वियोगी हरि के समान। रीतिकाल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं। सत्यनारायण कविरत्न जी रीतिकाल के कवियों के ढंग पर नहीं चले हैं, वे भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं, अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर।
ये दो ही ढंग पर चले हैं रीतिकाल को छोड़कर। या तो ये भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं, अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली जो थी, भारतेंदु काल में जो कविता में नए नए विषय ढाले जा रहे थे, नई नई कविताएं हो रही थी भारतेंदु काल में, उस प्रणाली पर इन्होंने लिखा है। ब्रज भूमि, ब्रज भाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ये मुझे वहां मिले थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर शुक्ल जी को कौन मिला था? पंडित सत्यनारायण कविरत्न जी। वहां की अत्यंत काली मिट्टी देख वे बोले, या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते। वहां की काली मिट्टी देखकर उन्होंने क्या कहा था? या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते। तो ये पंक्ति भी आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है, किसका कथन है, किसने कहा था। तो ये सत्यनारायण कविरत्न जी की कही हुई पंक्ति है, और ये शुक्ल जी को पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर इंदौर में मिले थे। वहां उन्होंने ये बात कही थी। अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भले मानुसों की ही रखी। ये बात नहीं थी कि वे शिक्षित नहीं थे, या उन्होंने अंग्रेजी रंग ढंग को देखा नहीं था, या अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी। ये बात नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी अपना रंग ढंग चाल ढाल वैसा ही रखा जैसे ब्रजमंडल के भले मानस लोग रखते हैं। धोती, बगलबंदी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, यही उनका वेश रहता था। ये बाहर जैसे सरल और सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखावे के लिए धारण किया हुआ नहीं है। ये बाहर जैसे थे, जैसे सीधे सादे सरल दिखते थे, भीतर से भी वैसे थे। और इनका सादापन ऊपरी नहीं था, ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं था। इनका हृदय भी अत्यंत सरल था, जिस तरीके से इनका पहनावा ओढ़ावा धारण किया हुआ नहीं है, वह स्वभावता है। उनका स्वभाव भी ऐसा था कि ये नहीं है कि ऊपर से साधारण दिखने वाले और अंदर से कुछ और। उनकी प्रकृति ही सरल और सहृदय थी। ये बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत वे आगरे से 1.5 कोस पर ताजगंज के पास धांधुपुर गांव में ही रहे। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत वे कहाँ रहे? आगरे से 1.5 कोस की दूरी पर ताजगंज के पास एक धांधुपुर गांव पड़ता है, वहां पर वो रहे, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। ये आपका कथन भी पूछा जा सकता है कि किसके संबंध में आचार्य शुक्ल ने ये कहा है। तो ये है सत्यनारायण कविरत्न के संबंध में। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गार्हस्थ सब एक दुख भरी कहानी के संबद्ध खंड थे। उनका जन्म, बाल्यकाल, विवाह और गार्हस्थ सब एक दुख भरी कहानी के संबद्ध खंड थे। वे थे ब्रज माधुरी में पगे जीव। उनकी पत्नी थी आर्य समाज के तीखेपन में पली महिला। वे ब्रज माधुरी में पगे जीव थे, उनकी पत्नी आर्य समाजी थी और आर्य समाज के तीखेपन में पली थी। इस विषमता की विरसता बढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्था में कविरत्न जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ये जो उनकी पारिवारिक विषमता है, जो संबंधों में उनकी विषमता आई और विरसता, ये बढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्था में, कम उम्र में ही कविरत्न जी का देहांत हो गया, जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ब्रजभाषा की कविताएं वे छात्रावस्था से ही लिखने लगे थे। वसंत आगमन पर, वर्षा के दिनों में वे रसिए आदि अपड़ ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच गाते थे। ब्रजभाषा की कविताएं वे जब छात्र थे तभी से लिखने लगे थे। और वसंत के आगमन पर, जब वर्षा के दिनों में रसिए आदि गाए जाते हैं, तब वे ग्रामीणों के साथ मिलकर निसंकोच ये सब गाते थे, वर्षा के गीत आदि गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्न और हंसमुख दिखाई देते थे।
उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके जीवन में इतनी विरसता है, इतनी विषमताएं हैं। अपने जीवन की विषमताओं को भुलाकर भी वे प्रसन्न और हंसमुख दिखाई देते थे। उनके लिए उनका जीवन ही एक काव्य था। अतः जो बातें प्रत्यक्ष उनके सामने आती थी, काव्य का रूप रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। जो बातें उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने आती थी, उसको वे काव्य का रूप तुरंत दे देते थे। उनको उसे काव्य का रूप देने में देर नहीं लगती थी। मित्रों, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि उनका पूरा जीवन ही काव्य था। मित्रों के पास वे प्रायः पद्य में पत्र लिखा करते थे, जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी। अपने मित्रों को जब वे पत्र लिखा करते थे तो पद्य में लिखा करते थे, और जिससे उनके स्वभाव की भी झलक कभी कभी मिल जाया करती थी। जैसे स्वर्गीय पद्म सिंह जी के पास भेजी हुई इस कविता में, स्वर्गीय पद्म सिंह के पास जो उन्होंने कविता भेजी, वो इस प्रकार यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उद्धृत की है। जो मोसो हस मिले होत मैं तासु निरंतर चेरो, बस गुण ही गुण निरखत तिहि मध सरल प्रकृति को प्रेरो। ये स्वभाव को रोग जानिए मेरी बस कछु नाही, नित नव विकल रहत याही सो सहृदय विचुरन माही। सदा दारु योषित सम बेबस आज्ञा मुदित प्रमाणय, कोरो सत्यग्राम को वासी कहा तकल्लुफ जाने। इसमें इन पंक्तियों में उनके स्वभाव की भी झलक मिलती है। तो ये कविरत्न जी की पंक्तियां हैं। किसी का कोई अनुरोध टालना तो उनके लिए असंभव था। किसी ने उनसे कोई अनुरोध किया तो वे उसको टाल नहीं पाते थे। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा उनसे किया करते थे। ये जानते थे लोग, उनका स्वभाव जानते थे कि ये मना नहीं कर पाएंगे, तो लोग बराबर किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता लिखने का उनसे आग्रह किया करते थे, और वे किसी को निराश ना करते थे। उनकी वही दशा थी जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर ईशा की लखनऊ दरबार में हो गई थी। उनकी क्या दशा थी? वही दशा थी जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर ईशा की लखनऊ के दरबार में हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचनाएं सामयिक हैं और जल्दी में जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जैसे जैसे लोग उनसे आग्रह करते थे जिस विषय वस्तु पर लिखने की, वे तुरंत लिख दिया करते थे। इसलिए उनकी अधिकांश रचनाएं सामयिक हैं और जल्दी में बनाई हुई जान पड़ती हैं। जैसे स्वामी रामतीर्थ, तिलक, गोखले, सरोजनी नायडू इत्यादि की प्रशस्तियाँ, लोक हितकर आयोजनों के लिए अपील, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लंबी अपील देखिए, दुख और अन्याय के निवारण के लिए पुकार, कुली प्रथा के विरुद्ध पुकार देखिए। तो इस प्रकार से उन्होंने समय के अनुकूल लिखा। जिस समय जिस विषय के अनुकूल लिखने के लिए कहा, उन्होंने लिख दिया। इसीलिए उनकी कविताएं जल्दी में बनाई हुई प्रतीत होती हैं। उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। उन्होंने जो ब्रजभाषा में रचना की है वह जीती जागती ब्रजभाषा उन्होंने प्रयोग की है। उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में बंधी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोल चाल के चलते रूपों को लेकर चली है। उनकी ब्रजभाषा किस प्रकार की है, वह उस रूप में नहीं बंधी है जिसमें परंपरागत साहित्य रचना होती थी। वह उस काव्य परंपरा के भी बाहर निकलकर बोलचाल के चलते रूपों में प्रयुक्त हुई है। जो बोलचाल का चलता रूप था ब्रजभाषा का, वही उन्होंने प्रयोग किया है। बहुत से ऐसे शब्दों और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते, और उनके काव्य में कई ऐसे शब्दों और रूपों का उल्लेख मिलता है, उन्होंने उसका प्रयोग किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते। उत्तर रामचरित और मालती माधव के अनुवादों में श्लोकों के स्थान पर उन्होंने बड़े मधुर सवैये रखे हैं। उत्तर रामचरित और मालती माधव का जो उन्होंने अनुवाद किया है, उसमें उन्होंने श्लोकों के स्थान पर बहुत ही मधुर सवैये रखे हैं। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का पद्यबद्ध अनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य जो मैकाले का है होरेशस, उसका पद्यबद्ध अनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था। होरेशस का पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है कविरत्न जी ने। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये कभी पूछा जा सकता है कि मैकाले के खंड काव्य होरेशस का पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने। कविरत्न जी की बड़ी कविताओं में प्रेमकली और भ्रमरदूत विशेष उल्लेख योग्य हैं। इनकी बड़ी कविताओं में प्रेमकली और भ्रमरदूत,
भ्रमर दूत से आप सभी परिचित हैं, बहुत प्रसिद्ध इनकी कविता है और प्रेम कली नाम की भी एक कविता कविरत्न जी की ही है। ये दो इनकी बड़ी कविताओं में आती हैं। भ्रमर दूत में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा है। भ्रमर दूत का वर्ण विषय क्या, भ्रमर दूत में इन्होंने क्या वर्णित किया है? यशोदा ने द्वारका में जो कृष्ण जाकर बस गए हैं उनके पास संदेश भेजा है यशोदा माँ ने, और अपनी दशा का भी हल्का सा आभास कवि ने दिया है, और इसी में कवि ने अपनी दशा का भी हल्का सा आभास दिया है। सत्यनारायण जी की रचना के कुछ नमूने देखिए। सत्यनारायण जी जो जिस प्रकार की रचना करते थे उसके कुछ नमूने यहाँ आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। अलबेली कहु बेली द्रुमन सो लिपट सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। चातक शुक कोयल ललित बोलत मधुरे बोल, कूक कूक के की कलित कुंजन करत कलोल, निरखी घन की घटा। लखि बा सुषमा जाल लाल निज बिननंद रानी, हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी। सुधि बुधि तज माथो पकड़ कर कर सोच अपार, द्रगजल मिस मानहु निकर वही बिरह की धार, कृष्ण रटना लगी। कौने भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाए ताको यहाँ लावे। त्यागी मधुपुरी को गयो छाण सबन के साथ, सात समुंदर पै भयो दूर द्वारका नाथ। जाएगो को उहाँ, जाएगो को उहाँ, वहाँ कौन जाएगा। नित नव परत अकाल काल को, चलत चक्र चहु जीवन को, आनंद न देखो जात यहाँ कहूँ। बड़े अथेच्छाचार कृत जहाँ देखो तहाँ राज, होत जात दुर्बल विकृत दिन दिन आर्य समाज। तो इसमें इन्होंने अपने मनोभाव भी प्रकट किए हैं, अपनी मनोदशा का भी थोड़ा सा चित्रण यहाँ पर मिल जाता है कविरत्न जी की स्वयं की मनोदशा का। जे तज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्ह विदेशी तंग करत दय विपदा खासी। नारी शिक्षा अनादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनत प्रचंड पातक अधिकारी। निरख हाल में रो प्रथम लेहु समझ सब कोय, विद्या बल लहि मति परम अबला सबला होय। लखों आजमाई के, ये भ्रमर दूत की पंक्तियां थी सभी। भयो क्यों अनचाहत को संग, सब जग के तुम दीपक, मोहन प्रेमी हमहु पतंग। लखि तब दीपत देह शिखा में, निरत बिरह लौ लागी। खींचत आप सो आप उतही ऐसी प्रकृति अभागी। यद्यपि स्नेह भरी तब बतियां तौ अचरज की बात, योग वियोग दोन में एक सम नित्य जरावत गात। यद्यपि स्नेह भरी तब बतियां, तुम्हारी बातें यद्यपि स्नेह भरी हैं, तौ अचरज की बात, तो तब भी यह आश्चर्य की बात है, योग और वियोग दोनों में एक समान शरीर को जलाती हैं, नित्य जरावत गात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रकरण 3 के अंतर्गत द्वितीय उत्थान के कवियों का जो विवरण था वो यहीं पर समाप्त होता है, और इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकरण 4 के अंतर्गत तृतीय उत्थान में आने वाले कवियों को। वीडियो थोड़ा छोटी है, परंतु इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये द्वितीय उत्थान के कवि थे और इससे आगे की वीडियो में हम देखेंगे तृतीय उत्थान के अंतर्गत आने वाले कवियों को, तो उसको इसके साथ जोड़ना सही नहीं है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अध्ययन में इससे कुछ लाभ हो रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप आगे भी मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।